वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज मैं स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करूंगी आपके साथ। और अगर अभी तक आपने जो मेरे पहले के जो 4 एपिसोड हैं वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो उसका लिंक जो है चारों एपिसोड्स के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटेटिव किसी भी सरकारी नौकरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर आपको ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, आप देखिएगा जब आपका एग्जाम जो कोई भी एग्जाम आपका हो जाएगा तो आप देखिएगा कि इस क्लास से जो भी क्लासेस मैंने आपकी ली हैं उससे कितने सारे क्वेश्चन जो है उसमें फंसे हैं। तो आपको फिर पता चलेगा कि क्वेश्चंस जो है सीरीज जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसे डेली कंटिन्यू देखा कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस क्लास की जो वीडियो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस से जुड़कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपको जो है डेली अपडेट भी मिलती रहेगी। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और हाँ सबसे पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं। जो कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सार्क है, सबसे पहले ये मैं क्लियर करना चाहती हूं बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो आप वहां पर गलत कर दें। तो कल बाय मिस्टेक या फिर जल्दीबाजी में जो भी कहें आप, मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने आपको बोला था कि जो सार्क है, सार्क में जो है इसका इंडिया जो है सार्क का मेंबर नहीं है। ये मैंने गलती से आपको बता दिया था बट ये गलत है। सार्क में जो है इंडिया जो है सार्क का मेंबर है, इंडिया जो है वो सार्क का मेंबर है। और मैंने वहां पर बोल दिया था कि जो म्यांमार है, मैंने बोला था कि जो म्यांमार है वो सार्क का मेंबर है एंड इंडिया जो है सार्क का मेंबर नहीं है। तो ये जो है उल्टा अपोजिट मैंने बता दिया था। म्यांमार जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है बल्कि जो इंडिया है वो सार्क का मेंबर है। तो ये याद रखिएगा कि सार्क का जो है सार्क में इंडिया जो है उसका सदस्य है, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा ध्यान से। मुझे ये मैंने कल कमेंट बॉक्स में इसलिए पिन भी कर दिया था जो कल गलती हुई थी, बट आज भी मैं वो क्लियर कर रही हूँ सो दैट जो है कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसे गलत ना करें। सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक एंड प्लीज डोंट जज मी। ये मेरे से बस ऐसे ही जल्दीबाजी में गलती हो गई। सो आज मैंने इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा कि इंडिया जो है, अब कभी भूलिएगा मत, मे भी मेरी इस गलती की वजह से ये क्वेश्चन जो है कभी भी आए, क्योंकि मैंने इसे दोबारा से एक्सप्लेन किया है तो आपको वहां पे क्लिक कर दे आपके माइंड में कि हाँ मैंने इसे बोला था कि मेरे से गलती हुई थी कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है और बट इसका क्या होगा, इंडिया सार्क का मेंबर है। तो इससे एक पॉजिटिव साइड में भी आप देख सकते हैं कि इससे आपको आसान भी रहेगा, कभी भूलेगा भी नहीं। हाँ ये मेरी गलती है, सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो सबसे पहले देखिए जो बक्सर का युद्ध है उसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 1764 में, 1764 में किया गया था। और किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है 1764 में किया, आप याद रखिएगा। और मैंने कल आपको बताया था इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा। मेयो के टाइम पे क्या हुआ था? सबसे पहली जो जनगणना है वो मेयो के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। और क्लाइव भी मैंने कल आपको बताया था। बंगाल के पहले जो है गवर्नर कौन है? तो वो है क्लाइव। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। और हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने 1764 में। और जो 1765 है इसमें जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखिएगा। इलाहाबाद की जो संधि है, जो ट्रीटी है इलाहाबाद की, वो 1765 में हुई थी। तो ये भी सारे बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो दूसरे लोग हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी जो है मेरे वीडियो के थ्रू कुछ चीजें सीखने को मिले। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज बताइएगा। और अगर आप चाहते होगे कि मैं इन फ्यूचर कुछ दूसरे नए टॉपिक्स पे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, वहां पर मैं वैसा आप लोगों के लिए जरूर बनाकर लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? देखिए गांधी इरविन जो समझौता है, ये जो मैंने 4 ऑप्शन लिए इसके थ्रू मैं जो कल आपको पढ़ाई थी उसका भी रिवीजन साथ में कराऊंगी एंड आपको इसे एक नया क्वेश्चन भी जानने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले गांधी इरविन समझौता ये हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। 1927 में मैंने आपको बताया था कि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ था। 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आती है। 1929 में क्या होता है, कल बताया था मैंने आपको, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और 1931 में गांधी इरविन समझौता। तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, जो ये भी पूछता है कि लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कब हुई, तो वो हुई थी 1916 में। 1916 में भी पूछ सकता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई, तो वो किया गया था अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में की गई। अब देखिए जो रास बिहारी घोष है, रास बिहारी घोष के द्वारा क्या हुआ था कि 1907 में, आप सबको पता है कि 1907 में जो सूरत अधिवेशन है, 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा की गई। और महात्मा गांधी जी का आप सबको पता है कि 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन है, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी इनके द्वारा जो है कब किया गया था, तो 1885 में। सबसे पहला अधिवेशन जो है ये भी पूछता है कि कब हुआ था, तो ये सबसे पहला है, फर्स्ट है, 1885 में हुआ था। और किसके द्वारा, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखिएगा 1885 में पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो देखिए जो विद्या देवी भंडारी हैं ये नेपाल की, इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल की जो है पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और नेपाल के जो हैं वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है वो भी याद रखिएगा, शेर बहादुर दउआ। इनका नाम याद रखिएगा, शेर बहादुर दउआ। ये जो है नेपाल के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। और विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, तो एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, म्यांमार से जो है कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है किससे अपना बाउंड्री शेयर करता है, और म्यांमार से है जो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं वाला पूछा है। नहीं वाले क्वेश्चन जो है आजकल जो है इसका ट्रेंड भी है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये पूछने के बजाय कि कौन सा सही है, इसके कंपेयर में ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें से गलत वाला कौन सा है या इसमें से असत्य कौन सा है, सही नहीं है। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना है कि नहीं पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो देखिए इसको हम ट्रिक से देखते हैं। मैं आपको इसको एक ट्रिक से भी बताती हूं। यहां पर आप देखिए,
देखिए तो जो यहाँ पर है म्यांमार की सीमा है, आप सबको पता है कि यहाँ पर म्यांमार है, और इससे कौन कौन से जो स्टेट हैं भारत के वो सीमा बनाते हैं, तो एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो देखिए इसका ट्रिक है अरुणामामी। अरुणामामी से आप याद कर सकते हैं, अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नौ से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर एंड मी से हो गया मिजोरम। तो आप याद रख सकते हैं अरुणामामी के ट्रिक से, अरुणामामी आप याद रखिएगा, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगी कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं। अ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नौ से हो गया नागालैंड, म से हो गया मणिपुर एंड मी से हो गया मिजोरम। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा, आप इससे जो है कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन में आप देखते हैं। देखिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया था अरुणामामी, तो अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नौ से हो गया नागालैंड, तो ये होगा, म से हो गया मणिपुर एंड मी से हो गया मिजोरम। तो कौन सा नहीं होगा, तो असम। असम जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असम जो है अपनी बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ जो है शेयर नहीं करता है। तो याद रखिएगा ये ट्रिक, आप इससे कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो 4 ऑप्शन है, कल भी मैंने आपको बताया था इसमें से 1-2 क्वेश्चन, इसको हम पहले क्लियर करते हैं सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो पैटागोनिया मरुस्थल है, पैटागोनिया मरुस्थल कहां पर स्थित है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है, पंपाज। जो पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में है, और पैटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है। और ये टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है चीन में। चाइना में कौन सा है, चीन में है टकला मकान मरुस्थल, याद रखिएगा टकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी का मरुस्थल, जो गोबी का मरुस्थल है ये जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, चीन और मंगोलिया, चीन और जो मंगोलिया है उसकी सीमा पर कौन सा मरुस्थल है, तो वो है गोबी का मरुस्थल। और रब उल खाली मरुस्थल कहां पर है, तो ये है रब उल खाली मरुस्थल, कहां स्थित है, साउथ अरेबिया में, साउथ अरेबिया। और नेफूद भी यहीं पर है, जो नेफूद है यहां लिख देती हूं मैं, नेफूद भी जो है साउथ अरेबिया में ही है। तो देखिए सबसे पहले जो है पैटागोनिया मरुस्थल, ये कहां पर है, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, और घास के मैदान है पंपास घास के मैदान। टकला मकान मरुस्थल चाइना में है, चीन में है। गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। और रब उल खाली मरुस्थल जो है साउथ अरेबिया में है, और नेफूद भी कहां पर है, साउथ अरेबिया में है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा रब उल खाली मरुस्थल। ये कहां पर स्थित है, पश्चिम एशिया में स्थित है। तो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, और जो मैंने आपको इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसका आंसर हो गया रब उल खाली मरुस्थल। अब देखिए 1-2 चीजें और भी मैं आपको बताना चाहूंगी। गिब्सन मरुस्थल, ये मैंने आपको करंट के जो मेरे वीडियो हैं आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको डिटेल में अच्छे से बताया है। गिब्सन मरुस्थल ये कहां पर स्थित है, तो गिब्सन मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। तो ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और पेरू और चिली, जो पेरू और चिली की जो सीमा है उस पर जो है कौन सा मरुस्थल है, तो वो है आटाकामा मरुस्थल। ये पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आटाकामा जो मरुस्थल है, आटाकामा डेजर्ट, ये पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आटाकामा मरुस्थल जो है कहां पर स्थित है, तो चिली में। ऑप्शन देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप आंसर राइट कीजिएगा। तो पेरू और चिली की सीमा पर है आटाकामा मरुस्थल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो देखिए सबसे पहले जो है मैं आपको ये सारे ऑप्शन भी साथ में बताऊंगी। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो, ब्राजील के अंदर जो रियो है, देखिए यहाँ पर रियो ब्राजील में हुआ था। और रियो कहाँ पर है, ब्राजील में, ब्राजील में है रियो। तो
तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राजील में हुआ था, याद रखिएगा। 1972 में जो है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में हुआ था। और ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर ये पहला सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम, इसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोलते हैं 1972। और 1982 मैंने आपको बताया था कि जो नाबार्ड की स्थापना है, नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? गोविंद चिंतालू। और अभी हाल ही में नाबार्ड ने जो है एक कार्यक्रम भी स्टार्ट किया है, ये करंट का क्वेश्चन है, जीवा कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। नाबार्ड के द्वारा जो है जीवा कार्यक्रम, ये करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, इसके चांसेस भी हैं कि ये पूछ सकता है। तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा स्टार्ट किया था और नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और जो 2002 है, 2002 में जो है जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था। कौन सा? जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो है 2002 में हुआ था। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें, जब भी आपको टाइम मिले, तो जो भी ऑप्शन है, अगर इस ऑप्शन से अगर आपको कोई और भी दूसरी चीजें पता हो, दूसरी नॉलेज हो, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको आते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज लिख देते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो ये एक मेरी एडवाइस है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ाती हूँ और उससे रिलेटेड आपको जो भी पॉइंट आपको याद आते हैं, आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। इससे आपका बेनिफिट है और कि आपको याद रहेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको जो है इस वीडियो से रिलेटेड दूसरी बहुत से नॉलेज है जिससे कि मैं आप लोगों से भी कुछ सीखूंगी। तो ऐसा आप प्लीज कीजिएगा, ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1992 में पहला सम्मेलन रियो ब्राजील में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित, कितने यूटी यूनियन टेरिटरीज जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो कितने हैं? 8 हैं, याद रखिएगा। 28 राज्य हैं और 8 जो है वो यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप सबको पता है। और किसके थ्रू? आर्टिकल 1 के द्वारा जो है 28, आपने पढ़ा भी होगा कि आर्टिकल 1 में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 1। और उसमें कितने हैं? अभी वर्तमान में 28 जो है राज्य हैं एंड 8 जो है यूटी हैं, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। भारत में अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको एक ट्रिक से याद कराऊंगी सो दैट आप कभी भूले ना। तो देखिए हम उसका ट्रिक देखते हैं। उसकी जो ट्रिक है ये जो है मैंने इसका यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भारतीय मानक रेखा जो है वो आप सबको पता है कि नैनी मिर्जापुर से निकलती है, और ग्रीनविच रेखा से ये 5.5 घंटे आगे है। आप सबको पता है कि 5.5 घंटे जो है ये आगे है ग्रीनविच रेखा से, 5.5 घंटे, याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। ये है इसकी ट्रिक, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आप ये ट्रिक याद रखिएगा, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो देखिए आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश आंधी से हो गया, और म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, छ से हो गया, छाता से हो गया छत्तीसगढ़,
छाता से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड उड़ा से हो गया उड़ीसा। तो देखिए इस ट्रिक के द्वारा कितनी आसानी से हम ये याद कर लिए कि भारतीय मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती है। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि कितने राज्यों से गुजरती है तो आप आराम से एलिमिनेट करके इसका नहीं वाला आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, और म से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश एंड उड़ा से हो गया उड़ीसा। तो ये देखिए हम लोगों ने याद कर लिया इस ट्रिक के द्वारा। तो चलिए अब ऑप्शन के द्वारा हम एलिमिनेट करते हैं। देखिए इसमें जो है जो क्वेश्चन था कि कौन से गुजरती नहीं है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो गुजरती है, अभी मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश भी एंड छत्तीसगढ़ भी। बट जो मणिपुर है ये जो है मानक समय रेखा से नहीं गुजरती है। तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये इसकी ट्रिक है। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, आंधी में म से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़ एंड ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश एंड उड़ा से हो गया उड़ीसा। तो ये था आज का ट्रिक। आप इससे दोनों ट्रिक जो मैंने आज आपको बताया है आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है मणिपुर है, मणिपुर से इसकी जो सीमा है वो नहीं लगती है, मणिपुर से जो भारतीय मानक रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारी जो क्वेश्चन है अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जिसमें बहुत बार रिपीट हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको मेरे जो वीडियो है कंटेंट है वो पसंद आ रहे हैं, सो दैट मैं और भी ज़्यादा हार्डवर्क करूँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक देखा कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बिकॉज अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसमें जरूर ज्वाइन कर लें, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। GK क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।